हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुबे आईएएस एकेडमी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार, एक लाजवाब इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। पार्ट 9 का ए, यानी पार्ट 9 का ए में हम लोग को स्टडी करना है नगर पालिका एवं सहकारी समिति, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसे टॉपिक है जो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हो तो यहां से यदि क्वेश्चन इराइज होता है आप गलत कर बैठते हो। रीजन क्या है कि आप इस टॉपिक का काफी डिस्क्राइब से एनालिसिस करके स्टडी नहीं किए हो, आप बुक रीडिंग नहीं डाले हो तो आपका प्रॉब्लम होगा। और मैं जो ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं इससे समझ, एक बार कंप्लीट स्टडी करने के बाद आप जब यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो देखोगे एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज हो रहा है। देखिएगा स्टेटमेंट वाइज हो रहा है। जैसे आप बिहार दरोगा का एग्जाम चल रहा है, आप देखोगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एराइज होता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, इस सेशन को जरूर एक बार स्टडी कीजिए और पेन कॉपी लेकर है इसको नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर लीजिएगा। और हमारे जो क्लासेस ये प्रोवाइड की जा रही है इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। नगर पालिका, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये होता क्या है, ये किस प्रकार यानी हमारा सिटी का डेवलपमेंट करता है, किसका किसका अहम रोल होता है, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे नगर पालिका, यानी पहले हम लोग है एक जस्ट 2 या 3 दिन पहले एक इलेक्शन हुआ बीएमसी, यानी जिसको कहते हैं बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होता है। उसमें आप देखो पूरे इंडिया लेवल पर इसका चर्चा रहा, क्योंकि 28 से 30 सालों का जो शिवसेना का जो बेस बना हुआ था आज उसको ब्रेक करके बीजेपी है फुल मेजोरिटी में आई। और भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो म्युनिसिपैलिटीज कहा जाए वो बॉम्बे होता है। लगभग 80,000 करोड़ का इसका सालाना है एक बजट रेडी होता है। तो समझिए ये कितनी बड़ी एक ऐसी यहां पर बजट है कि जो कई स्टेट से भी ऊपर होता है। क्लियर? तो उसी तरह से यानी बीएमसी का चुनाव किस प्रकार पूरे भारत में, आखिर क्या कारण है कि भारत में चर्चा के विषय बना, ये हम लोग चर्चा करेंगे जब पूरा टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे। तो ओके, तो हम लोग देखते हैं आज का जो है नगर निगम एंड म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में स्टडी करते हैं, यानी टॉपिक को जो कवर करेंगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र, एक स्टेटमेंट था, सच्चा लोकतंत्र है क्या? तो सच्चे लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने से नहीं होता है, यानी एक व्यक्तियों के हाथों में पूरी तरह से कंप्लीट पावर देने से हमारा लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, बल्कि उस लोकतंत्र को गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग से चलता है। यानी उस लोकतंत्र में हमारा प्रत्येक गांव के व्यक्ति शामिल होते हैं तो वो हमारा है सबसे बेस्ट लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का गठन और उसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। यानी महात्मा 1947 यानी भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी का सोच था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा गांधी के जो दर्शन थे, महात्मा गांधी के जो फिलोसफर था, वो अपना आर्टिकल 40 में इसको ऐड किया गया ग्राम पंचायत का गठन, किंतु इसको संवैधानिक दर्जा है बाद में दिया गया। उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग है डिस्कशन जब करते हैं तो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या आपको स्टडी करना है। जैसे एक है नगर पालिका, नगर पालिका की ये आपके सामने है, एक है फिगर रखे हैं कि आखिर नगर पालिका, मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी होता है कि नगर निगम में हमको काम करना है, तो नगर निगम का काम क्या है? पूरे सोसाइटी का सोसाइटी ने पूरे सिटी का डेवलपमेंट करना है। जैसे आप देखोगे बिल्डिंग अप्रूवल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लस आपका हेल्थ हो गया, प्लस पूरे तरह से क्लीनेस की बातें करेंगे। ओके, तो टोटल ये जो भी बिल्डिंग बनाने के अप्रूवल होता है नगर निगम से ही होता है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग के इस टॉपिक में क्या क्या एनालिसिस करना है तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला म्युनिसिपल काउंसिल में
पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, यानी नगर निगम का, नगर निकाय का विकास किस प्रकार हुआ। क्लियर। यहां पर देखेंगे हिस्टोरिकल, यानी हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे क्या 1947 यानी भारत की आजादी के पहले क्या नगर निगम था या नहीं था, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी कमिटी जो है कमीशन हो जाती है उसके बारे में, और इसको संवैधानिक दर्जा है जो 74 अमेंडमेंट 1992 में जो प्रोवाइड किया गया उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से एराइज होगा। फिर इसके अंतर्गत देखेंगे कि आर्टिकल जो 243 पी से लेकर है 243 जेड जी तक है, इसको किस प्रकार डिफाइन किया गया है। और सेकेंड पार्ट हो जाता है टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, यानी शहरी शासन के प्रकार, यानी शहरी शासन को टोटल है 8 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये कौन कौन सा पार्ट है और किन किन यहाँ पर बातों का डिस्कशन करेंगे और कैसे अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट करें यहां पर देखेंगे। फिर है इनका इनकम का सोर्स है नगम राजस्व कॉर्पोरेशन रेवेन्यू क्या होता है हम लोग देखेंगे यहां पर है। यानी इस प्रकार इस टॉपिक में हम लोग एनालिसिस किए, इस टॉपिक में क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे बैकग्राउंड में पढ़ते हैं नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो नगर स्थानीय निकाय के रूप में अर्बन लोकल बॉडीज, यानी भारत में सबसे पहला है नगर निगम का जो बेस स्तंभ तैयार हुआ था वो 1687 में मद्रास से हुआ था। कहां से? मद्रास यानी चेन्नई, 1687 में। ये ध्यान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, यानी भारत में पहला नगर निगम कहां पर बना है? मद्रास, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद जैसे यहां पर कंप्लीट हुआ, और एक है 1726 में, ये ध्यान कर 1726 में 2 महानगर की स्थापना किया गया था। एक होता है बंबई और कलकत्ता। बंबई पहले हम लोग है बंबई ही कहता है और ये कलकत्ता कहा गया, ये ध्यान रखना 1726 में। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है 1726 ईस्वी में, यानी 3 महानगर बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इसको वैलिड किया गया था 1793 का चार्टर एक्ट में। यहां पर देख रहे होगे चार्टर एक्ट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कोई भी पूछाएगा ये चार्टर एक्ट है क्या। तो चार्टर एक्ट यानी प्रत्येक 20 सालों गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसे एक्ट जो प्रत्येक 20 सालों के बाद ये लाया जाएगा। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट हो गया, फिर है सेकंड चार्टर एक्ट 20 साल ऐड कर दीजिएगा तो 1813 हो गया, फिर इसके बाद 1833 हो गया और सेकंड आपका यहां पर 1853 हो गया। यानी प्रत्येक 20 साल के गैप पर लाया गया जो अधिनियम था उसको है चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। और चार्टर एक्ट में 3 महानगर में, ये तीनों महानगर में नगर निगम की स्थापना की बातें की गई थी। क्लियर। तो यदि आगे आपका क्वेश्चन आएगा कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ये तीनों महानगर में नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो 1793 का चार्टर एक्ट में। लेकिन इसके पहले मद्रास में बना था 1687 में और 1726 में आपका बंबई और कलकत्ता में बन चुका था। क्लियर। और एक हम लोग और देखेंगे 1870 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1870 ईस्वी में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बातें किया गया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की हम बातें करते हैं, यानी फाइनेंस भी एक व्यक्ति के हाथों में न रखा है, लोकल बॉडीज के भी हाथों में रखा जाए। तो ये लाने वाले यदि क्वेश्चन एराइज होता है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो मेयो, लॉर्ड मेयो के द्वारा ये लाया गया, ये टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां से इस टॉपिक से कई क्वेश्चन एराइज होता है। फर्स्ट नगर निगम, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां बनाया गया था? मद्रास, 1687 में बनाया गया था। अप्रूवल यानी लागू हुआ था 1688 में, 1688 ईस्वी में। इसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता में लाया गया था। और किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत तीनों मेन जो महानगर होता है वहां पर नगर निगम की हमारा फॉर्मेशन किया गया था 1793 का चार्टर एक्ट। ओके। फिर अब होता है उसी तरह 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बातें किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा।
क्लियर। अब इसके बाद जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है 1924 और 25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। ये कब? 1924 और 25 में। क्लियर। इस प्रकार आप लोगों ने देख लिए कि ये आपका हो गया। क्लियर। इसके बाद जो कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, यहां पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ध्यान रखें, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग है स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया गया कि राज्य के स्तर पर इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस प्रकार यानी 1947 के पहले भी भारत में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम की चर्चा किया गया है। और ये जो स्लाइड देख रहे हो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज होता है, एक बार उसको जरूर नोट कीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए ये तो बना दिया गया, इसके बाद अब इसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जब तक दर्जा न दिया जाएगा तो कोई भी स्टेट इसको मानने के लिए क्या बाध्य है? नहीं। इसीलिए राजीव गांधी के समय 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1988 में हुआ वो आपका लोकसभा में पास हुआ। तो जब लोकसभा में पास हुआ किंतु राज्यसभा में पास न होने के कारण है वहीं पर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समाप्त हो जाती है। यदि क्वेश्चन एराइज होता है कि 64वीं और 65वीं संशोधन, 64वीं है पंचायत से जो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, 65वीं यानी 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है नगर पालिका से है, क्लियर, कि भारत में नगर निगम की स्थापना करनी चाहिए, वो भी पास नहीं हो पाया। तो दोनों वहीं पर समाप्त हो गए। लेकिन क्वेश्चन एराइज हो सकता है 64वीं और 65वीं संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो किसके समय लाया गया था? राजीव गांधी जी के समय में लाया गया था। इसके बाद यानी ये तो हो गया आपका है राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी जो भारत के पीएम थे। अब 74वीं संविधान संशोधन जो हमारे भारत के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा ये लाया गया था। 74वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जब लाया गया तो ये लोकसभा यानी हमारा संसद में जब आपका पास होता है तो संसद में लोकसभा में पास हो गया। इसके बाद चला गया आपका है राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होकर इसके बाद जा रहा है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास, जो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके इसको वैलिड बना दिया। यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर की बात इसको है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो प्रोवाइड दर्जा दिया गया है वो 1 जून 1993 1 जून 1993 को दिया गया। ओके। और जब ये प्रोवाइड किया गया तो सबसे पहला है चेंजिंग कहां किया गया? एक शेड्यूल 12 में, क्योंकि शेड्यूल 12 में आपका रखा गया, इसके अंतर्गत शेड्यूल 12 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज नगर पालिका से संबंधित है। यदि क्वेश्चन एराइज होता है नगर पालिका से संबंधित है। यदि आपसे क्वेश्चन एराइज हो गया, ध्यान रखें इधर में 11 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये हो गया। तो ये लाया गया था 73 अमेंडमेंट के थ्रू, और है ये नगर पालिका लगा था 74 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो 18, और पंचायती राज व्यवस्था में टोटल सब्जेक्ट की संख्या होती है 29 सब्जेक्ट हो गया। ओके, यहां पर देख लिए दोनों में कंपेयर, यानी इसके पहले ये पूरा मैं डिफाइन कर चुका हूं, लास्ट वीडियो आप जरूर एक बार है देखिएगा। अब यह होता है तो शेड्यूल, टोटल हमारा शेड्यूल की संख्या होती है 12 होता है। सबसे लास्ट शेड्यूल है जो लाया गया था नगर पालिका। ओके, इसके बाद पार्ट 9 का ए में, ध्यान है पार्ट 9 का ए में आर्टिकल 243 पी से लेकर है 243 जेड जी तक है, यानी ए टू जेड ये ABCD का हो गया। तो ए से लेकर आपका है ओ तक आर्टिकल है, ए से आर्टिकल यदि 243 का ए से लेकर ओ तक हो गया, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। और है पी से लेकर है जेड जी तक ये आपका हो गया नगर पालिका की व्यवस्था किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल में।
क्लियर, इस प्रकार यानी जब तक ये प्रोवाइड नहीं किया जाता कोई भी स्टेट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करके सभी स्टेट को कहा गया कि आपके शहर में आपके जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस प्रकार के नियम लागू होंगे और उनको लागू करने के लिए बाध्य किया गया। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस आर्टिकल के तहत लाया गया। यहां तक क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको यह बता दूं, यदि 65 पूछा जाए, 65 पूछा जाए तो आप बोलेगा कि 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर। 64वीं संशोधन 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाए तो ये पंचायत से संबंधित है। क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने विषय हैं, यहाँ 29 सब्जेक्ट है और यहां पर है 18 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और 9A में नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया। नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज मैंने कहा, और पार्ट 9 में आपका है जिक्र किया गया है, ये आपका हो जाएगा पंचायत का जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 243 से 82 आपका ओ तक रहेगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कहेगा या कि आप पार्ट टोटल सब्जेक्ट है 18 है, 18 में क्या क्या चर्चा किया गया, तो मैंने 18 की चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए 12वीं अनुसूची के यानी 12 शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 243 का डब्ल्यू में इसका डिस्कशन किया गया। नगरीय योजना यानी आपका एक सिटी जो प्लान होता है ना, उस प्लान कौन करने का काम करेगा, नगर पालिका करेगा। फिर भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण हो गया। क्लियर, यानी खरीद बिक्री जो लैंड उसके अकॉर्डिंग जो लैंड आ रही है उसको परचेज करने का काम यहां से होगा। फिर इकोनॉमिकल यानी आर्थिक और सामाजिक विकास का योजना करेगा, सड़क पुल का निर्माण करेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जो कमर्शियल हमारा प्रोजेक्ट हो गया उसको लेकर आएगा। फिर लोक स्वास्थ्य सफाई कूड़ा करकट प्रबंध करेगा, वो वेस्ट जो होता है वो मैनेजमेंट करेगा। अग्निशमन सेवा, कहीं आग लग गया सिटी में, उसका हमारा है आग को बुझाने का काम जो हमारा सेवा रहेगा उसको प्रोवाइड करेगा। फिर फॉरेस्ट को कंट्रोल करेगा, कैसे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेगा, कोई भी यदि सिटी में यदि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक प्रोजेक्ट रेडी करेगा। समाज के दुर्बल वर्गों जैसे विकलांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर। गंदी बस्ती सुधार उन्मूलन करेगा, गरीबी नगरीय निर्धनता उन्मूलन करेगा, यानी किस तरह से सिटी में डेवलपमेंट रोजगार का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे गरीबी को कम किया जाए, यहाँ पर व्यवस्था करेगा। नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार यानी शहर में आप देख रहे हो, यदि जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का जो डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट समझना है नगर निगम के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ओके। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं को वृद्धि करेगा, यानी आपका है कल्चर हो गया, एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट किया, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आपका है 100 गार्डना कब्रिस्तान हो गया, 100 दाह शमशान, इसके बारे में चर्चा करेगा। पशु के प्रति क्रूरता का व्यवहार ना हो उसके बारे में वो सोचेगा। जन्म, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ हमारा है बर्थ हो गया, इसके बारे में डायरेक्ट है रजिस्ट्रेशन करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। लोक सुविधाओं हो गया उसको देखेगा। क्लियर। चर्म उद्योगशाला हो गया, इसके बारे में यानी इस प्रकार ये थोड़ा फास्ट बता दिए, एक बार जरूर इसको देख ली, याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे संबंधित तो डायरेक्ट समझना है कि जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 18 सब्जेक्ट होता है, यानी 18 सब्जेक्ट को 12 शेड्यूल 12 में और आर्टिकल 243 का डब्ल्यू में रखा गया। यानी शहर का डेवलपमेंट के बारे में जब भी चर्चा होगा तो सबसे पहले आएगा नगर निगम। ओके। अब हम लोग देखते हैं लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार है। लोकल गवर्नमेंट का मामला क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहां पर जब तक लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट नहीं होता, क्लियर, तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट भी नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए किसी सिटी में कौन सा गली है, कौन सा रोड है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जान रहा है, नहीं जान रहा। लोकल स्तर पर जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है वही इसका डेवलपमेंट है, और वही आपस में मिलकर प्रॉब्लम जो भी रहेगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
क्लियर। तो मैंने कहा स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय लोकल बॉडीज, किसके द्वारा? तो लोकल बॉडीज विच मेंबर इज इलेक्टेड बाय द लोकल, यानी लोकल लोगों के द्वारा वहां के लोगों को चुनकर अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर है तो स्थानीय सरकार है, एक ग्रामीण होता है एक शहरी, दोनों सरकार इसमें शामिल होती है। क्लियर। यहाँ ध्यान रखें रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट दोनों सरकार शामिल होती है। तो अब स्थानीय सरकार कितने प्रकार के? तो दो प्रकार की, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत हो गया और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका हो गया। अब मैंने जस्ट आपसे कहा कि जो टॉपिक है, मैंने अब आपसे कहा कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है नगर पालिका में किन किन बातों का जिक्र किया गया, ये खास तौर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर इसको है सिस्टमेटिक वे से समझिएगा। ओके, देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। क्लियर। इसके पहले 65वें लाया गया था जो राज्यसभा में उसको समाप्त कर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तो वहीं पे बिल बंद हो गया। अब यहां सबसे पहला 74 नगर पालिका का गठन, यानी है फॉर्मेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटी के गठन करने की बातें किया गया है आर्टिकल 243 का क्यू में। ध्यान रखिए किसमें? क्यू में किया गया। ओके, तो अब आपको यहां पर मिलेगा। तो जैसे नगरपालिका, तो नगरपालिका कितने प्रकार का होता है? ये भी क्वेश्चन राइज हो, कितने प्रकार का? 3 टाइप्स के आपका है नगरपालिका का गठन किया गया है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। जैसे नगर पंचायत हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। यानी ये 3 प्रकार से आपका है नगर पालिका का गठन किया गया है आर्टिकल किसमें? 243 का क्यू में। अब मान लीजिए इसमें सदस्य तो बनाएंगे, तो सदस्य के भारत में तो रिजर्वेशन की हर जगह बातें हो रही है। आपको पंचायत में बोले थे कि 1/3 है SC ST और फीमेल को रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड किया। उसी प्रकार रिजर्वेशन की जब बातें होते हैं, रिजर्वेशन ऑफ द सीट की बातें होती है ना, तो आप देखोगे ST यानी डायरेक्ट यहां देखना है शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया और वोमेन को 1/3 ये सीट प्रोवाइड किया गया। कितना? 1/3। क्लियर। और पंचायत में जब आते हैं तो वहां पर भी 1/3 है, किंतु अभी भारत के 21 राज्यों में महिलाओं को स्पेशल फीमेल को 50% ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। कितने राज्यों में? 50% हो गया। ओके, और यहां पर अभी कितना है? 1/3 हो गया। ये क्लियर हो गया। फिर है जो बनेगा, मान जो इलेक्टेड करके हम लोग उसको भेज रहे हैं, तो लोकल पीपल के द्वारा है, लोकल बॉडीज को ही वहां पर भेजा जाएगा कि जाइए इस हमारी प्रॉब्लम सुनिए और हमारी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करें। तो उसका एक टेन्योर बनाए, एक कार्यक्रम ऑफिशियल टर्म रखा गया। तो उसका ऑफिस जो टर्म होता है यानी कितने? 5 साल, 5 साल का रहता है। प्रथम अधिवेशन से 5 साल तक तो बना रहेगा। और सपोज डेट है 5 साल के पहले यदि कहीं पर क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्लियर, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इस टर्म में क्या होगा कि 6 मंथ के पहले यानी 6 माह के पूर्व वहां पर इलेक्शन हो जाएगा। ओके, और इलेक्शन यदि हो गया तो यदि मान लीजिए 2 साल तक वो कंटिन्यू रहा, 2 साल के बाद है वो ब्रेक हो गया यानी हमारा है विघटन हो चुका है, तो बच गया 3 साल का टेन्योर बच गया, तो 3 साल के लिए उसको अपॉइंटमेंट किया जाए, इलेक्टेड किया जाएगा। ओके, तो मैंने अभी बताया नगर पालिका का गठन, फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज है, रिजर्वेशन हो गया, कार्यकाल कितने साल का होता है यहां पर मैंने पढ़ा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नगर पर निर्वाचन, जो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन इन म्युनिसिपैलिटीज है, वो आपका है राज्य विधि के अधीन के वयस्क मताधिकार पर आधारित, यानी 18 साल से जो ऊपर रहेंगे वह इसमें वोट डालने का अधिकार रखा है। बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचेस अंडर द स्टेट लॉ, स्टेट लॉ के अंतर्गत जो मताधिकार का अधिकार दिया गया उसी आधार पर। तो कितने साल हो गए? 18 साल। और किसके द्वारा? तो इलेक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका इलेक्शन कौन करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका चुनाव करवाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट आपका टर्म रहेगा। क्लियर।
इसके बाद हम लोग देखते हैं सदस्य की अयोग्यता, यानी है डिस्क्वालिफिकेशन की बातें करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जिसकी उम्र 21 साल 21 ईयर्स है, यानी 21 साल से ऊपर रहेगा तभी वह कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और राज्य विधानमंडल की विधि के अधीन अयोग्य होना, यदि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यदि स्टेट के द्वारा जो नियम बनाया गया और उस नियम को यदि पालन नहीं कर रहा है तो उसको खड़ा होने का अधिकार नहीं रहेगा। क्लियर। अब मेन होता है कि जब तो बन गया, मान लीजिए हम लोग है इलेक्शन करें वहां पर, तो अब उनका फाइनेंस कहां से होगा, क्लियर, फंड की व्यवस्था कहां से होगी। तो फंड की व्यवस्था के बारे में कर अधिरोपण की शक्ति, पावर टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्स लगाने की उसको पावर दिया गया। कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन टैक्स का कलेक्शन करेगा, फीस करेगा, टॉल्स करेगा, रेंट का कलेक्शन करेगा। क्लियर, ध्यान रखिए। द सोर्सेस रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, एक प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, आप देखोगे, फिर ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम लोग है पावर प्रोवाइड कर रहा है, फिर एजुकेशन टैक्स हो गया, फिर टैक्स ऑन द मार्केट है, यानी वो आपका इनकम का सोर्स हो गया। जो भी कलेक्शन होगा तो आपको यहां पर रखा जाएगा। सपोज मानिए आप देखोगे बाइक या 4 व्हीलर लेकर कहीं जा रहे हो, तो आप जैसे ही लगाते हो मार्केट में तो आपका है पर्ची कटता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया पर्ची कटता है। वो पर्ची जो कटता है उसका जो कलेक्शन होगा तो वो कहां, उसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, नगर निगम के पास जा रहा है। ध्यान रखिए। इस प्रकार यदि वाटर टैक्स हो गया, यदि हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, सभी टैक्स का ये प्रॉफिट किसको मिल रहा है, नगर निगम। ये उसका है इनकम का सोर्स है, यानी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इसके बारे में यहां पर चर्चा किया गया है। क्लियर। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट रहेगा 74 में हम लोग पावर टू इम्पोज टैक्सेस, यानी सत्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ध्यान रखना, साइलेंट फीचर ऑफ द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किस प्रकार जो शक्ति दिया गया। एक कहा गया है कि जैसे मान लिया आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी नगर निगम ये देखेगा किस प्रकार अपने सिटी में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार को जनरेट कर सकता है, कैसे भारत में उस सिटी में बेरोजगार को कम किया जाए। ये आपका है इकोनॉमिक इनक्वालिटी को कम करने का प्रयास, आर्थिक विषमताओं को दूर करने का वो प्रयास करता है। ये इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, भूमि उपयोग का विनिमय। यदि मान लीजिए कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो उसको जो हम लोग है टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स उसका प्रॉफिट का हो गया। अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी छोटे लेवल पर भी यदि हमारा किसी सिटी में फॉरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, उसके बिना परमिशन का आप वहां पर काट नहीं सकते हो। सपोज दैट आपके पास मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन है, उस जमीन में सागवान का वृक्ष लगा दिए हो अपने प्रॉफिट के लिए कि जब तक वो हमारा है वैकेंट एरिया क्यों ना उससे इनकम जनरेट किया जाए, तो आपने फॉरेस्ट लगा दिया। और फॉरेस्ट जब लगा दिया, जब बड़े बड़े हो गए 10-5 साल के बाद यदि आप उसको काटने जाओगे ना तो सबसे पहला नगर निगम से परमिशन लोगे तभी वो काट सकते हो। ओके। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी भवनों का निर्माण यदि होगा तो उसके लिए भी किससे परमिशन लेना होगा, नगर निगम से लेना। इस प्रकार यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग है यहाँ नगर निगम के अंतर्गत पढ़े कि क्या क्या कार्य रखा गया है। ओके। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे अर्बन लोकल जो बॉडीज होता है तो आखिर इसका लाने का वजह क्या है, यदि क्वेश्चन एराइज है क्यों इसके ऊपर सबसे अधिक फोकस किया गया। क्योंकि एक होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बातें करता है। लोकतंत्र, मैंने पहले कि गांधी जी का हमारा एक ही मोटिव था, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम जो स्वयं वहीं पर अपने शामिल होकर है, अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इस एरिया का डेवलपमेंट किया जाए, वही होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये भारत की बहुत बड़ी खूबी हो जाती है कि एक व्यक्तियों के हाथों में पावर ना होना, पर इसके लिए भी है पावर रहेगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी के समय यदि नेशनल इमरजेंसी लग गया
तो ये सेंट्रलाइज पावर होता है राष्ट्रपति के हाथों में। किसी स्टेट में यदि प्रेसिडेंट रूल ऑफ द स्टेट हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, वहां पर ये पावर समाप्त होकर है राज्यपाल के हाथों में ये पावर चला जाता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग वो अपना राज्य में शासन करना प्रारंभ कर देता है कुछ इमरजेंसी के समय। क्लियर? लेकिन ऐसे हम लोग है डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर, कहां पर है? स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए। क्लियर? स्थानीय स्तर, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपका हो गया पंचायत, पंचायत के ऊपर हो गया नगर पालिका, ये सिटी में हो गया, ये गांव में हो गया। इसके बाद अब आप चलते हो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट हो गया। क्लियर? और स्टेट के बाद ही ना कंट्री आ रही है। तो सबसे पहला इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, नगर निगम सॉल्व डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ये प्रॉब्लम स्टेट के पास रखेगा, यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो कहां जाएगा? सेंट्रल के पास जाएगा, या किसी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ गया तो एक प्रोसेस होता है। जब तक ये डायरेक्ट है, मैंने क्या बोला, आप अपनी समस्याओं डायरेक्ट पीएम तक नहीं ले जा सकते हो। यदि हम विलेज में हैं तो हम अपनी समस्या मुखिया तक पहुंचाएंगे, मुखिया ब्लॉक तक पहुंचाएगा। एक प्रोसेस बना हुआ है, वही होता है, यानी वही होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। और इसके अंतर्गत है जब शहर की हम बातें करते हैं, पूरे शहर को, यानी भारत में 8 प्रकार के शहरीय स्थानीय निकाय विद्यमान किया गया। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। क्लियर? सबसे पहला क्या है? नगर निगम। आप देखिएगा, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम। अब यहां पर हम बातें करते हैं नगर निगम, एक एक करके ये पूरे सेक्शन को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इसको स्टडी करना है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। सेकंड टर्म नगर पालिका, और थर्ड हो गया अधिसूचित क्षेत्र सीमित हो गया, नोटिफाइड एरिया कमिटीज की बातें करते हैं। नगर क्षेत्र समिति है, सिटी एरिया कमिटीज हो गया, छावनी बोर्ड हो गया, क्लियर, ये हो गया, टाउनशिप हो गया, फिर है पोर्ट ट्रस्ट हो गया, क्लियर, और एक होता है विशेष प्रयोजन एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी। यानी टोटल हम लोग है शहर को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। यानी भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब ये 8 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहला मेरे बात ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहले हम नगर निगम की बातें करते हैं। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, तो ये होता क्या है? देखिए, नगर निगम यानी सबसे टॉप लेवल पर ये है, एक मिनट, नगर निगम ब्लैक हो जाए क्या? बेस्ट है, इस पर पढ़ा जाए। देखिए, नगर निगम होता है ना, ये बड़े शहरों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े शहरों में होता है। जैसे मानकर चलिए हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब जगह की हम बातें कर रहे हैं। ये बड़े शहरों में होता है, और ये जो रहेगा तो यहां पर है, इसका है कुछ ऐसे कानून बनते हैं और कुछ ऐसे अधिकारी को चुने जाते हैं जो इसका कंट्रोल कर सकें, इस शहर का डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर? तो अब यहां पर है तो डायरेक्ट हम लोग सबसे टॉप यूनिट है, सबसे टॉप यूनिट को क्या बोलेगा? नगर निगम कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बातें कर रहे हैं, यानी जनसंख्या पोल्यूशन की हम बातें करते हैं, पॉपुलेशन की, जनसंख्या जो रहेगा 3 लाख प्लस रहेगा।
3 लाख से जिसकी जनसंख्या अधिक होगी उसको हम नगर निगम के अंतर्गत रखते हैं। ओके, इसके ऊपर है जो राज्य विधानमंडल रहेगा। राज्य विधानमंडल का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर की बातें करते हैं। राज्य विधानमंडल वो केंद्र, दो चीजें हैं, राज्य विधानमंडल और केंद्र द्वारा द्वारा तय अधिनियम। अधिनियम हो गया यहां पर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा यहां पर ही लागू होगा। इसके 3 अथॉरिटी होते हैं। अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्राधिकरण। 3 प्राधिकरण होते हैं। सबसे पहले प्राधिकरण में एक हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परिषद। परिषद हो गया, काउंसिल हो गया, अस्थाई समिति हो गया, और थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं आयुक्त, जिसको कमिश्नर कहते हैं। आयुक्त, कमिश्नर हो गया। कमिश्नर हो गया। अब ये जो सेक्शन है यहां से काफी क्वेश्चन एराइज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सपोज जो 3 अथॉरिटी है ना, तो पहला अथॉरिटी जो काउंसिल होगा ना, इसका काम क्या रहेगा? काउंसिल का काम होता है नीति का निर्माण करना, यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाना। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ रूल, हो गया। अब ये दोनों जो रूल बन कराया उसको पालन कौन करवाएगा? तो अस्थाई समिति और आयुक्त, यानी परमानेंट कमीशन और एक कमिश्नरी के द्वारा ये काम किया जाएगा। ध्यान रखना। तो जो आयुक्त होता है ना, ये एक आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। क्लियर हो जाएगा? आईएएस अफसर हो गया। और इसके जो हेड रहेंगे, ये जो हेड होगा उसको हम लोग है मेयर या महापौर कहते हैं। महापौर कहते हैं। क्लियर? ये अब आपका है। ध्यान रखना यहां तक जो परिषद का, ये जो परिषद हो गया इसका हेड, यानी परिषद के हेड को ही हम लोग कहते हैं मेयर या महापौर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर हम लोग देखेते हैं, ये देखिए जैसे प्रमुख महानगर चीफ मेयर हो गया। अन्य महानगर का प्रथम, यानी जो मेट्रोपॉलिटन में आपका सिटीज है उसका फर्स्ट सिटीजनशिप किसे कहते हैं? मेयर या महापौर को कहते हैं। तो वह सिटी जिसकी 3 लाख जनसंख्या से अधिक होगा तो हम उसको है क्या बोलेंगे? नगर निगम कहते हैं। यहां पर अब आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट रहेगा, हम लोग चलते हैं नगर पालिका। जैसे नगर पालिका में आप देख रहे हो तो जिसकी जनसंख्या, पहले जनसंख्या पे आ रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से 3 लाख, 20,000 से 3,000 के 3 लाख के बीच में रहेगा। यानी यहां पर 3 लाख प्लस हो गया और यहां पर 20,000 से 3 लाख के बीच में जिसकी जनसंख्या रहेगा वहां नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। और ये जो रहेगा ना, इसको अन्य नाम है नगर समिति कहेंगे, नगर परिषद कहेंगे, सिटी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, कई नाम से इसको जाना गया है। क्लियर? ये मिडिल यूनिट, सबसे टॉप यूनिट कौन हो गया? नगर निगम हो गया। और मिडिल यूनिट कौन है? नगर पालिका परिषद हो गया। क्लियर? और इसका जो इलेक्टेड होगा, इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और ध्यान रखिए इसके प्रमुख को अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख को क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। इसके भी 3 अथॉरिटी होते हैं, 3 अथॉरिटी है, अथॉरिटी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। पहला अथॉरिटी को हम लोग कहते हैं परिषद, इसको भी काउंसिल कह दिए, परिषद कह दिए। और यही परिषद के जो हेड रहेगा हम उसको अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं। यहां पर आपने पढ़ा मेयर और यहां पर पढ़ रहे हो अध्यक्ष हो गया। क्लियर? इसका काम क्या है? नीति बनाना। क्लियर? इसका काम होता है नीति बनाना। और दूसरा होता है अस्थाई समिति हो गया, अस्थाई समिति। और थर्ड जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, अधिकारी हो जाता है, अधिकारी हो गया।
क्लियर, नीति बनाएगा, उसको पालन कार्यान्वयन करने का काम ही ये दो कमेटी करती है। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट रहेगा, जैसे हम लोगों ने देखा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, एक होता है नगर पंचायत। ये क्या होता है? तो जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगा वहां पर नगर पंचायत होता है। वहां पर क्या रहेगा? नगर पंचायत। ओके। अब इसके प्रमुख अध्यक्ष, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा और सबसे लोअर यूनिट है इसको कही जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा नगर निगम, ध्यान रखिए, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में क्या अंतर होता है। तो जनसंख्या के आधार पर जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा। अब हम लोग आते हैं अधिसूचित, एक टॉपिक आता है अधिसूचित। जैसे हम लोग पढ़े अधिसूचित, दिखाई दे रहा है इस पर, अधिसूचित क्षेत्र समिति। देखिए, जैसे हम लोग कहें, यहां पर आते हैं अधिसूचित, सबसे लास्ट वाला देखिए, यानी नोटिफाइड रीजनल काउंसिल। इसको क्या बोलेंगे? नोटिफाइड रीजनल काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, इन सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा, किसी इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा किसी कस्बे का यानी किसी एरिया का डेवलपमेंट किया जाए तो हम उसको कहते हैं नोटिफाइड रीजनल एरिया के नाम से जानते हैं। किसी कस्बे के, यानी डायरेक्ट कहेंगे इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिकीकरण, यहां हो गया इंडस्ट्रियल एरिया के कारण क्लियर। अब यहां पर है औद्योगिकरण के कारण है विकासशील कस्बा, विकासशील कस्बा हो गया, इसका डेवलपमेंट करना हो गया। क्लियर, माने वो एरिया जहां पर नगर पालिका का गठन नहीं हुआ, वहां पर रहेगा। क्लियर, इसके बाद अब कोई भी स्टेट क्या कहेगा कि राज्य के द्वारा जरूरी समझा जाए कि शासन रहना चाहिए। ये राज्य के द्वारा हमारा समझा जरूरी, यहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहना चाहिए, तभी इसे लिखा है डर। लेकिन ये किसी भी, यानी जो अधिसूचित क्षेत्र सीमित है, ये न संवैधानिक नहीं है न ही निर्वाचित है। राज्य के द्वारा यदि डिसाइड हो कि नहीं वहां रहना चाहिए तभी वहां रह सकता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? नहीं, न तो संवैधानिक है, न तो संवैधानिक व न ही निर्वाचित। नो इलेक्टेड रहेगा आपका। क्लियर, ये हो गया आपका है अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड
रीजनल एरिया हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट रहेगा नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति ये क्या होता है? जैसे 8 भाग हम बताए थे ना आपको, तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल्स बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नगर पालिकाओं की शक्ति के समान यहाँ पर रखा गया है, बस इतना यहाँ लिखे हुआ। और अब सेक्शन हम लोग है नगर क्षेत्रीय समिति है, सिटी रीजनल कमेटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे छोटे कस्बों के लिए यहां पर हम बातें कर रहे हैं, छोटे कस्बों के लिए, कस्बों के लिए जिसको है छोटे शहर, कस्बा मतलब छोटे शहर के लिए, ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब इसको हम लोग है उप नगर पालिका के नाम से भी उप नगर पालिका भी कह सकते हैं, ये हो गया। इसका आखिर काम क्या रहेगा? जैसे किसी एरिया में नाली हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, इसकी व्यवस्था करना, क्लियर, यहां पर ये हो गया। इसके बाद हम लोग देते हैं, यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, यह स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर हम लोग देख लिए। नेक्स्ट, ये आपका नगरीय क्षेत्रीय समिति हो गया। और एक जस्ट मैंने बताया है छावनी परिषद, छावनी परिषद, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले, यानी 1924 से ये चला रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। एक्चुअली में छावनी जो होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे ना, अपने जो फोर्स होते थे, बटालियन जो होते थे, वो रिजर्व में रखते थे। कहीं पर भी आवश्यकता हो गया, कहीं विद्रोह हो गया, क्लियर, तो वहां पर उसको विद्रोह को दबाने के लिए छावनी से सैनिक भेजी जाती थी, क्लियर। और छावनी है टोटल 1924 से ही प्रारंभ हुआ। अब भारत में अभी प्रेजेंट में टोटल छावनी है 63 छावनी है, ध्यान रखिएगा, ये छावनी हो गया। अब ये किसके द्वारा है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इसको कंट्रोल किया जाता है, क्लियर हो जाएगा। अब सेंट्रल यानी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। अब यहां पर हम लोग देखें, इसके जो प्रमुख जो रहेंगे ना, जो कंट्रोलर रहेंगे, वो प्रेसिडेंट रहेंगे। ये कंट्रोलर कौन रहेंगे? तो ये प्रेसिडेंट हो जाते हैं, क्लियर। इस प्रकार यानी छावनी टोटल भारत में अभी प्रेजेंट में छावनी कितनी है? 63 छावनी हो जाती है। किसके कंट्रोल में? डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, क्लियर। अब एक होता है जिसको हम लोग देख रहे हैं टाउनशिप, ध्यान रखिएगा, टाउनशिप, टाउनशिप के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। जो ये टाउनशिप रहेगा ना, ये अब आपका रहेगा किसी इंडस्ट्रियल के द्वारा, यानी डायरेक्ट कहेंगे उद्योग, ये हो गया उद्योग के निकट, निकट आवासीय कॉलोनी, आवासीय कॉलोनी, इसका यानी किसी इंडस्ट्री के द्वारा, ये डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के द्वारा डेवलपमेंट किया जाएगा, इसका विकास, इनके द्वारा विकास किया जाएगा। देख रेख कौन करेगा? इंडस्ट्री ही करेगा, क्लियर। जैसे बोकारो स्टील हो गया, जैसे जमशेदपुर हो गया, अधिकतर इसी टाउनशिप के अंतर्गत आ गया। एक तरह से यहां पर कह सकते हैं नौकरशाही, नौकरशाही संरचना का विकास होता है, क्लियर। ये हो गया अब आपका, क्लियर। अब लास्ट में हम लोग है एक देखेंगे जिसको कहते हैं ट्रस्ट, सॉरी पोर्ट, बंदरगाह,
ये पोर्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लियर, पोर्ट ट्रस्ट ये हो गया। अब जो बंदरगाह के बारे में हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। क्लियर, अब इसका डेवलपमेंट, मान लीजिए भारत में ये इंडिया हो गया, तो इंडिया ये समुद्र के किनारे हो गया, टोटल 13 इंटरनेशनल पोर्ट हो गया। ये भारत में कितने 13 इंटरनेशनल पोर्ट हो गया। तो ये जो पोर्ट होता है उस पोर्ट का प्रोटेक्शन करने का काम ये करेगा, ये प्रोटेक्शन सुरक्षा देने का काम करेगा, टेक केयर जिसको कहते हैं, यानी उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाए ताकि सुरक्षा उसको प्रदान, सुरक्षा और सुविधा प्रदान किया जाए। क्लियर, इसकी स्थापना किसके द्वारा, यानी स्थापना किया जाएगा, डायरेक्ट समझना है, ये संसद के द्वारा, इसकी स्थापना है संसद पार्लियामेंट के द्वारा इसकी की जाती है। क्लियर, अब ये टोटल अभी तक हम लोग है, जैसे हम 8 टाइप्स बताए थे, 7 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और एक छोटा सा बच गया है जिसको हम लोग देखते हैं, विशेष उद्देश्य एजेंसी। विशेष उद्देश्य एजेंसी, यानी अब यहां पर जैसे हम लोग देखिएगा, छावनी परिषद पढ़ चुके हैं, नगरीय क्षेत्रीय हो गया, विशेष प्रयोजन एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी ये पढ़ रहे हैं, टाउनशिप हो गया, ये सेक्शन हो गया। हमें आशा है कि आप इस पॉइंट को समझ चुके हो। क्लियर, अब विशेष उद्देश्य यानी प्रयोजन एजेंसी क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए, यानी मान लीजिए किसी सिटी में क्या होता है, प्रदूषण काफी हमारा है, पोल्यूशन फैलते जा रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी डिफाइन किया जाएगा कि ये एजेंसी यहां पर कंट्रोल करेगा और उसको सुरक्षा रखने का या हमारा कम करने का प्रयास करेगा। क्लियर, ये किसमें होता है, शहरी, ध्यान रखना, शहरी सुविधा हेतु बनाई जाती है, हर शहर के लिए अलग अलग हो जाता है, यानी स्पेशल कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगा तभी एजेंसी का निर्माण किया जाता है। राज्य के द्वारा, इसका है राज्य के द्वारा ये निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा कि टोटल प्रमुख नगरीय है कौन कौन से होते हैं, और मैं आशा है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। कोई भी यदि डाउट होता है तो जरूर आप क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पर मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। ओके, इस प्रकार ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट रहेगा, देखिएगा, ये सभी आर्टिकल्स हो जाएंगे, आर्टिकल्स की चर्चा हम किसी अदर क्लासेस में करेंगे। और इस प्रकार आप लोगों ने नगर पालिका क्या होते हैं, नगर पालिका यानी शहर को कितने भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में, 8 भाग में किन किन बातों का जिक्र किया गया मैं यहाँ पर डिटेल्स बता चुका हूं। और एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको है अवेलेबल करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स प्यारे मित्रों, लेकिन आप हमारी जो क्लासेज है जरूर इसको है शेयर और कमेंट्स कीजिएगा कि हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है, यानी और बेटर तरीके से आपके लिए पूरा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स।